दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 16 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पंजाब सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। जी हां, कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है। पंजाब कैबिनेट ने कहा है कि इस तरीके के कानून बनाने का केंद्र सरकार को अधिकार ही नहीं था। इसी के साथ कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और कहा है कि जो कानून केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार नहीं था उसे वापस लेना चाहिए। कैबिनेट का कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र को यह कानून वापस ले लेना चाहिए। दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और अपना फैसला दोहराया है कि वे जनवरी के अंत में दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर अंतिम भूख हड़ताल करेंगे। जी हां, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न किसान संगठनों के जारी आंदोलन के बीच अन्ना हजारे ने यह चिट्ठी लिखी है। खत में किसी तारीख का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनवरी महीने के अंत में वे किसानों के मुद्दे पर अपनी आखिरी भूख हड़ताल करेंगे। पिछले साल 14 दिसंबर 2020 को उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर आगाह किया था कि कृषि पर एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों समेत उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वे भूख हड़ताल करेंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर बिहार के सीतामढ़ी में केस दर्ज किया गया है। यह केस आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता को लेकर एक कथित विवादित बयान दिया था। कल्याण बनर्जी के इस बयान पर विपक्षी बीजेपी ने जबरन हंगामा किया। वहीं अब सीतामढ़ी में केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी सिविल कोर्ट में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को आरोपित करके उनके विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और फिर देश में सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। जी हां, मुकदमा दाखिल किया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर नमाज पढ़ते हुए सिख युवक की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि वे सिख के वेश में मुस्लिम हैं और किसान आंदोलन में भाग लेने के बाद अपनी पगड़ी उतारना भूल गया। फोटो शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि आंदोलन से आने के बाद अब्दुल सरदार वाला कस्ट्यूम उतारना भूल गया था। अब्दुल दुनिया का एकमात्र ऐसा पंक्चर पुत्र है जो पगड़ी पहनकर नमाज पढ़ता है। हमने वायरल हो रहे फोटो को रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें सिख अवेयरनेस नाम की एक वेबसाइट पर वायरल फोटो के साथ एक फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी मिला। 31 जनवरी 2016 को किए गए इस फेसबुक पोस्ट में फोटो शेयर करते हुए लिखा गया था कि इस सिख व्यक्ति ने जुमे के दिन मस्जिद में प्रवेश किया, वजू किया और आश्चर्यजनक रूप से अल्लाहू अकबर कहा और फिर सभी के सामने दुआएं भी मांगी। जी हां, आगे की पड़ताल में हमने पाया कि इस फोटो को जनवरी 2016 में कई अन्य फेसबुक पेजों द्वारा शेयर किया गया था। हालांकि केडीबी लाइव स्वतंत्र रूप से इस घटना को सत्यापित नहीं करता है और इस फोटो को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों बर्ड फ्लू की वजह से देश भर के करीब 13 से ज्यादा मंडियों में चिकन बैन कर दिया गया है। जी हां, देश के राजधानी दिल्ली में तो चिकन और अंडा दोनों ही बैन कर दिए गए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे राज्यों के लोगों पर भी इसका असर पड़ा और अंडे की बिक्री एकदम से गिर गई। देखते ही देखते 550 रुपए के 100 बिकने वाले अंडे आज 335 रुपए के रेट पर बिक रहे हैं। जी हां, लेकिन हालात यह हो गया है कि रेट में भी देश की सबसे बड़ी बरवाली मंडी हरियाणा में ग्राहक नहीं है। जी हां, जानकारों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो फिर अंडे के दाम और नीचे जा सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक बनाया है। जी हां, भारत को नया बिजली सरप्लस राष्ट्र बना दिया है। जी हां, सरकार इसी आत्मनिर्भर को हासिल करने के लिए अब खाना पकाने में बिजली के उपयोग पर जोर देने की योजना पर काम कर रही है। कोयला और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में वृद्धि की क्षमता के कारण 2019 में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस देश बन चुका है। जी हां, आज देश की कुल स्थापित क्षमता 374 गीगावाट से अधिक है, जो कि डिमांड से कहीं अधिक है। यही नहीं, भारत हर साल $100 बिलियन से अधिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के आयात पर खर्च करता है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल परिवहन के लिए होता है, जबकि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए होता है।
दोस्तों आज से पूरे देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाई जाएगी। जी हां, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरोना टीकाकरण के दौरान जिस कंपनी का पहला टीका लगेगा उसी कंपनी का दूसरा टीका भी 28 दिनों के अंदर दिया जाएगा। कोविशील्ड टीका लगाने वालों को दूसरी बार कोविशील्ड का ही दूसरा टीका लगेगा, जबकि कोवैक्सीन लगाने वालों को दूसरा डोज भी इसी का दिया जाएगा। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण को लेकर सभी प्रकार की सावधानी बरतने की हिदायत जिला स्तरीय अधिकारियों को दी है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। दोस्तों कोरोना काल में लोगों को हर माध्यम से जागरूक किया गया। इसके तहत फोन की कॉलर ट्यून में भी कोरोना का जिक्र होने लगा और यहां बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में जागरूकता संदेश दिया जाने लगा। लेकिन अब से कोरोना कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनाई देगी। आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन की आवाज को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई थी, लेकिन उसकी वजह से कॉलर ट्यून नहीं बदली गई है। दरअसल अब फोन करने पर कोरोना टीकाकरण की नई कॉलर ट्यून सुनाई देगी। जी हां, जानकारी के मुताबिक आज 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। ऐसे में कोरोना कॉलर ट्यून बदली जा रही है जो टीकाकरण पर आधारित होगी। माना जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कोरोना कॉलर ट्यून हटने की असल वजह यही है। दोस्तों देश में पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत 31 जनवरी से की जाएगी। एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। जी हां, लेकिन बृहस्पतिवार को मंत्रालय ने पोलियो टीकाकरण 15 दिन आगे बढ़ा दिया है। दरअसल 16 जनवरी यानी कि आज से देश में कोरोना टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। जी हां, इससे ठीक एक दिन बाद पोलियो का टीकाकरण होना था, लेकिन देश भर में अभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सबसे पहले टीका लगाने और फिर स्टाफ की कमी के चलते पहले कोरोना के टीकाकरण को शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके बाद पोलियो की टीकाकरण होगा। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय के साथ परामर्श के बाद ही पोलियो टीकाकरण दिवस कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों 3 दिनों से मौसम बदला बदला सा है। सोमवार से मौसम ने करवट ली है और ठंड में इजाफा हुआ है। सोमवार की देर रात से कुछ ऐसा कुहासा छाया कि लोगों को पैदल चलने में कठिनाइयां होने लगी। जी हां, स्थिति ऐसी थी कि तेज रोशनी में भी सड़क साफ नहीं दिख रही थी। वहीं मंगलवार की सुबह से तेज पछुआ हवा चल रही है। जी हां, देर रात से ही सही धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। जी हां, वैसे शाम होते होते ठंड में काफी इजाफा हो जाता है। आने वाले 3 दिनों में कुहासा और ठंड का अनुमान मौसम विभाग लगा रहे हैं। दूसरी ओर मौसम में बदलाव का असर फसलों पर भी होने की बात कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं। अगले 3 दिनों तक सुबह में कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। सुबह में कुहासा रहने से आलू फसल में पाला लगने से फसल को नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। वहीं गेहूं एवं मक्का की फसल के लिए यह कुहासा लाभदायक होगा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आलू में पाला से बचाव के लिए मंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोरोना के दैनिक मामले में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 2 दिन से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आज इस पर लगाम लग गई। जी हां, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,590 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,05,27,683 हो गई है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,975 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक देश में कोरोना से ठीक होकर अपने घर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या हो गई है 1,01,62,738। वहीं संक्रमित मामलों की तुलना में रिकवर मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से कोरोना के सक्रिय मामले में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों किसान आंदोलन आज देश में एक आवाज बन गई है। जी हां, आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे प्रमुख मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी। हालांकि जानकार का कहना है कि मात्र इसी से किसानों का दर्द दूर नहीं होगा। एमएसपी के अलावा पीपीएस और कृषि उत्पादकों की समय से खरीद भी जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो फिर पूरे ढांचे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि एमएसपी, मंडियां और पीपीएस तीनों होगी तभी लाभ मिलेगा। 70 के दशक में एमएसपी और फिर सार्वजनिक संगठन प्रणाली पीपीएस सबसे अधिक फायदा धान गेहूं पैदा करने वाले किसानों को मिला। जी आज के दौर में एमएसपी और पीपीएस का उद्देश्य दोहरा है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि आखिर ये एमएसपी है क्या? नहीं मालूम है तो चलिए आपको बताते हैं। तो अगर कभी कई फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तथा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। जी हां, किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि लागत और फिर मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर एमएसपी तय होता है।
सुप्रीम कोर्ट की समिति से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने का प्रदर्शनकारी किसानों ने स्वागत किया है। जी हां, किसान नेता ने कहा है कि हम कोई समिति नहीं चाहते हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान नेताओं ने कहा है कि समिति के 3 अन्य सदस्यों को भी इससे अलग हो जाना चाहिए। किसानों ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों पर किसानों और फिर केंद्र के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए किसी समिति के गठन की मांग ही नहीं की थी। वहीं कुछ नेताओं ने मान सिंह को कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने का न्योता भी दिया। जहां किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने समिति के सदस्यों को लेकर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि इसके सदस्य पहले में तीनों कृषि कानूनों की पैरवी कर चुके हैं। दोस्तों, देश के सभी राज्यों में 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर 948 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हां, इस योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमी मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 और फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 से मिले अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने इसके नए संस्करण में सुधार किया है। जहां इसे कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुई स्थिति के अनुरूप बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कुशल भारत मिशन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस अभियान को रफ्तार मिली है। आपको बता दें कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना ताकि उनकी रोजगार पाने में मदद हो सके। युवाओं को ट्रेनिंग की कोई भी फीस नहीं देनी होगी। फीस का सरकार खुद भुगतान करती है। इस योजना के तहत ज्यादातर कम पढ़े लिखे या फिर बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप www.pmkvyofficial.org पर जाकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में वो रहस्य सुना है जिससे पाकिस्तान की एक ही झटके में गरीबी दूर हो जाएगी? जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोना का भंडार है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वह हिस्सा है जो प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से काफी समृद्ध है। इस हिस्से में इतना सोना है कि पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ये सच है। जी हां, दुनिया में बलूचिस्तान वह जगह है जहां पर सोने और तांबे का सबसे ज्यादा भंडार मौजूद है। बलूचिस्तान की रोक अधिक वह जगह है जहां पर आप जितना सोच नहीं सकते उतना सोना मौजूद है। यहाँ के लोगों को शक है कि पाकिस्तान सरकार यहाँ पर मौजूद सोने की भंडार को चुपचाप दूसरे देशों को बेच रही है। बलूचिस्तान के लोग इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए इतना समृद्ध होने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाता है। जी हाँ, इसीलिए अब यहाँ के लोगों ने सरकार से आजादी की मांग तेज कर दी है। बलूचिस्तान के सांदक और रोडोडिक में इंजीनियर्स को तांबे और सोने का भंडार मिला था। साल 1995 में रोडोडिक में पहली बार खुदाई की गई। पहले 4 माह में यहाँ से 200 किलोग्राम सोना और 1700 टन तांबा निकला था। इसके बाद अंदाजा लगाया गया था कि इलाके में 590 करोड़ टन से ज्यादा खनिज मौजूद हैं। जी हां, जानकारों को उम्मीद है कि इस खान में 40 करोड़ टन सोना मौजूद है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मैदूर में जल्लीकट्टू के आयोजन को देखा। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही है बल्कि उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है, आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। मोदी सरकार को यह कानून कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। जब पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा अपने 2 या फिर 3 दोस्तों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की उपेक्षा ही नहीं कर रही है बल्कि उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान जान की परवाह किए बिना दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही है। सरकार किसानों की जमीन हत्या कर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों की सहायता नहीं की थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं जो आपदा में किसी का साथ नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक देश की सीमाओं में घुस रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का कल 65वां जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बसपा सरकार यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार के आने पर फ्री में कोरोना वैक्सीन टीका दिया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मायावती ने कहा है कि देश में आज से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का बीएसपी स्वागत करती है। हमारी पार्टी का विशेष अनुरोध है कि केंद्र
केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दे। अगर केंद्र सरकार हमारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो फिर सभी राज्य सरकारों को यह सुविधा मुफ्त में देनी चाहिए। अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार भाजपा सरकार यहां के आम लोगों को यह कोरोना टीकाकरण सुविधा मुफ्त में नहीं देती है तो फिर इस बार यहां बीएसपी की सरकार बनने पर ही यह सुविधा फ्री में दी जाएगी। दोस्तों, जबरन डेटा लेने वाले व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी से परेशान यूजर्स के लिए अब भारत सरकार सामने आ गई है। जी हां, लोगों की निजी जानकारियों से लेकर लेन देन तक का डेटा लेने के लिए भेजे गए नोटिफिकेशन का अब केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है। लगातार घट रहे यूजर्स के बाद व्हाट्सएप की आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ सकती है। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप की नए प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार की नजर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से प्राइवेसी की उल्लंघन की जांच कर रही है, जिसमें यूजर से उनके कुछ बिजनेस और लेन देन के डिटेल्स मांगे गए हैं। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के डाटा पॉलिसी को लेकर आईटी मंत्रालय में हाई लेवल चर्चा हुई है। केंद्र सरकार सभी घटकों से बातचीत के बाद ही कोई कदम उठाएगी। केंद्र सरकार नए डेटा मामले को गंभीरता से ले रही है। बताया जा रहा है कि डेटा मामले में सरकार व्हाट्सएप से सवाल जवाब कर सकती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।